एक्चुअली मैम ये जो फील्ड है रियल एस्टेट की, ये ना तोड़ देती है इंसान हाँ। को कि यार तू इससे ले रहा है डील, ये इसको तो पता ही नहीं है, तो मार्केट में अभी बच्चा है। अगर आपके अंदर ये आ जाएगा कि यार अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, उस दिन से आपका ग्राफ जो है वो डाउन होता चला जाएगा। कि आपने किसी और को देख के डिसीजन नहीं लेना। आजकल प्रॉपर्टी हर कोई परचेज कर रहा है, बट पेशेंस नहीं है मैम किसी के अंदर भी। जब मैंने अपनी पहली डील क्लोज करी थी ना, आई स्टार्ट क्राइंग। मैंने कहा ऐसे हो जाती है डील। और रियल एस्टेट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरा पैशन है। वो फेज़ बहुत टफ था उस टाइम पे कि 7 करोड़ की डील कैंसिल हो जाना, और उस टाइम पे जॉब भी नहीं थी, एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। सबको लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा है इसलिए हम करते हैं, पैसा है नो डाउट। जब ये फील्ड तोड़ती है ना किसी को, तो वो भी झेलने के लिए रेडी रहो। आपको पता है आजकल जो एक्टिविटी होती है रियल एस्टेट में कि गाड़ी के नंबर से निकाल लिया फोन नंबर, आपको जो भी ब्रोकरेज मिल रही है उससे 1% फालतू हम दे देंगे। हाँ, पहले मैं अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डरता था। अब ऐसा लगता है आप कोई भी चीज़ आए झेल लेंगे भाई, कर लेंगे। अपने काम पे फोकस करना है। बिल्कुल। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि भाई ये मेरे लिए क्लाइंट है, लेकिन दिल नहीं लगाना कि यार ये मेरे क्लाइंट है, ये मेरे साथ ही क्लोजर दे के जाएंगे। हमारा मैच मेकिंग का काम है, बिल्डर और जो क्लाइंट है उसको मैच मेकिंग करके देनी है कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर एटीट्यूड है, तो आपके लिए ये वाली फील्ड है ही नहीं। हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज हम बात करेंगे जेनजीज के ऊपर। अब जब हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो जेनजीज को कैसे भूल सकते हैं, जस्ट बिकॉज आजकल जेनजीज इतने एक्टिव हो गए हैं कि कहीं ना कहीं रियल स्टेट में उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इफेक्ट कर रही है एक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। और हर चीज़ में जेनजीज, मतलब हर एक फील्ड में जो है जेनजीज बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, इवन रियल स्टेट में भी। आजकल इंस्टाग्राम पे उठाकर जब हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं ना, तो कितने सारे जेनजीज हैं जो रियल स्टेट में अपना करियर बनाने के लिए आए हुए हैं। और उन्हीं में से मैंने आज जो है हर्षित मुंजाल को बुलाया है। हर्षित पिछले 8 सालों से रियल स्टेट कर रहे हैं एंड ही इज 25 नाउ। राइट मैम। हाय हर्षित, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। हाँ। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। एंड पिछले 8 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने इस फील्ड में झेले भी हैं। बट मेरी अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। रीज़न बीइंग कि 2018 और 19 की बात है, जब मैं 18-19 साल का था। उस टाइम पे मेरे को था कि कॉलेज के साथ साथ चलो कुछ अपना ट्राई करते हैं। सो मेरे आस पड़ोस में जितने भी फ्लैट्स वगैरह खाली होते थे रेंट के लिए, मैंने उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया था जा के। अच्छा। हाँ। सो हुआ क्या था कि होता है ना कि कॉलेज के टाइम पे अपना खर्चा खुद चलाने वाला होता है मन में, यार खुद से करूँगा, सेल्फ डिपेंडेंट वाली। राइट। सो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। मैंने जाके जितने भी ओनर्स थे हमारे आस पड़ोस में ही, उनको अप्रोच करना शुरू करा कि आपका ये वाला घर खाली है, मैं इसको रेंट पे चढ़वाऊंगा। और मैंने उनसे ब्रोकरेज वगैरह किसी भी बारे में बात नहीं करी, बट मेरे को शौक था कि मेरे को शुरू करनी है ये चीज़। अच्छा, तो क्या आपके रूट्स थे पीछे से? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। मेरे फादर ट्रांसपोर्ट मैनेजर थे स्कूल्स में जैसे होते हैं। अच्छा। और मेरी मदर टीचर रही हैं। सो बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं था रियल्टर वाला, बट मन में था कि खुद का कुछ करना है। सो वहाँ से मैंने शुरू कर दिया और रियल एस्टेट में जर्नी वहाँ से मेरी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। फिर कोविड आया। कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, ऑब्वियसली सबके साथ हो रहे थे उस टाइम पे। एंड तब मैंने एक बंदे को अप्रोच किया। वो हमारे ही एरिया में काफ़ी अच्छा रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, बिल्डर फ्लोर्स बनाते थे बेसिकली। अच्छा। मैं उनसे बस सीखने के लिए गया था, वैसे नॉर्मल डिस्कशन के लिए। जॉब वगैरह नहीं करनी थी मुझे, क्योंकि मेरा कॉलेज भी चल रहा था साइड बाय साइड। सो जब मैं वहाँ पे गया, उनसे मिला, उनको मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई, उनसे डिस्कशन किया। अगले ही दिन उनके ऑफिस से मेरे पास कॉल आ गया मैम। अच्छा। जबकि मैंने उनको अप्रोच नहीं किया कि मेरे को जॉब करनी है या कुछ, बट उन्होंने कहा कि हमारे जो जिनसे आप मिले थे वो सर आपसे मिलना चाहते हैं एक और बार। उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और मेरे को एक जॉब ऑफर कर दी। जबकि मेरे को था कि यार मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मज़ा आ गया, ये तो खर्चा और डबल मिल रहा है आपको। और इससे बड़ी बात, उन्होंने जब मैंने उनको रखा कि यार मेरा कॉलेज भी है, सो मेरी क्लासेस होती हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा जॉब, उन्होंने मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी दी मैम। 12 बजे मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, 6 बजे वो मुझे छोड़ देते थे। यू शुड से थैंक्स टू हिम। मैं मतलब हमेशा हर टीचर्स डे पे भी, इवन आज भी मैं उनके पास काम नहीं कर रहा हूँ, स्टिल मैं उनको मैसेज करता हूँ हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि वो मेरे मेंटर हमेशा थे और रहेंगे आगे भी। और उनका ही थैंक यू है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और उन्हीं की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर शायद वो चीज़ देखी जो शायद किसी ने भी इस मार्केट में नहीं देखी थी। तो हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच सर, अगर आप ये देख रहे हो बाय एनी चांस। सो जर्नी मैम, उसके बाद में क्या हुआ कि
2023 की बात है, मेरे को था कि चलो ये वाली फील्ड तो कर ली, पूरा ओल्ड गुड़गांव मैंने कवर कर लिया था। वहाँ पे एज ए टेली कॉलर में गया था और धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते यहाँ तक हो गया था, जो फाइनल मीटिंग्स होती थी वो भी मैं देख रहा था। उस टाइम पे 23 का था मैं। और रजिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें मैं देखता था अपनी फॉर्म में। फिर मेरे को लगा कि यार चलो अब ग्रो करने का और टाइम हो गया। उनके साथ मैंने रैप अप कर दिया अपना काम। फिर मैंने स्क्वायर यार्ड ज्वाइन किया। अच्छा। क्योंकि मुझे न्यू गुड़गांव में भी आना था। ठीक है। जीरो नॉलेज थी न्यू गुड़गांव की, द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है पता भी नहीं था। सो जब वहाँ ज्वाइन किया बहुत सारी चीज़ें सीखी। 7 से 8 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। बट प्रॉब्लम क्या आई, वहाँ पे कॉलिंग बहुत होती थी मैम। 200, 250, 300 कॉल्स इन डे। 300 कॉल्स होती थी और वहाँ पे ना टारगेट होता था कि 400 पॉइंट्स बनाने हैं। अच्छा। रियल एस्टेट में किसी को भी शुरू करना है, नो डाउट ये वाली चीज़ झेलनी पड़ेगी। बट मुझे था कि मैंने ये झेल लिया, मेरे को कुछ और भी ट्राई करना है। साइड बाय साइड मैंने ये चैनल भी शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, सो दैट कुछ कॉलिंग ना करके कुछ एक्स्ट्रा किया जाए जहाँ से मेरे पास क्लाइंट्स भी आए। अच्छा। फिर उसके बाद 7-8 महीने मैंने वहाँ पे भी काम किया और छोड़ दिया। उसके बाद में फिर एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन किया कई जगह पे। बट आज मैं आपके आगे बैठा हूँ, हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वाला। बट हर्षित, ये तो जर्नी एक बहुत ही एक्साइटेड वाली भी है, मज़ा भी आ रहा है मुझे ये सुन के। और आपने तो करा है इसमें काम। तो आप कैसे देखते हैं रियल एस्टेट को? एज ए जेंजी आप आए हैं, है ना? तो आपने मेंटोर बनाया, आप जैसे जैसे अपनी रियल एस्टेट जर्नी, अब सीखा क्या आपने यहाँ आकर? मैम आपने कैसे कंपैरिजन करा? क्योंकि यहाँ पर आकर लोग डीमोटिवेट भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है काम करना ना। एक्चुअली मैम ये जो फील्ड है रियल एस्टेट की, ये ना तोड़ देती है इंसान को। पिछले 7 से 8 साल में मुझे भी नहीं पता कितनी बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ मेरे साथ में। अकेले बैठ के रोया भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें फेस भी करी है, क्योंकि स्टेप वाइज चलती हैं यहाँ पे चीज़ें। पहले जब ज्वाइन किया था ये टेंशन होती थी, यार क्लाइंट कहाँ से लाएं। हाँ। कॉलिंग कर करके पागल हो गए हैं, क्लाइंट आ नहीं रहे हैं। फिर जब उस वाले स्टेप से सेकंड स्टेप पे आए कि चलो अब क्लाइंट आने लग गए हैं, यार डील मैच्योर नहीं हो रही। हाँ। क्योंकि विजिट्स तो हो रही हैं, डील मैच्योर हो नहीं पा रही। फिर डील भी मैच्योर होने लग जाती है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है मैम, कि उस डील को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लोन नहीं हो रहा, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। कई बार क्लाइंट को किसी और ब्रोकर ने भड़का दिया कि सर कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस चक्कर में हो जाता है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो तोड़ के रख देती है। लेकिन जो बंदा या कोई भी इस फील्ड में आ रहा है, वो इस चीज़ को अगर झेल गया एक बार, तो वो बहुत आगे जाएगा। बस इसी माइंडसेट के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से, और टचवुड करता रहूँगा। नहीं, जैसे आपने बताया कि आप जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आया है और आपको ये देख के किया है ये तो बच्चा है, ये कैसे क्लोजर करेगा मेरा, तो कैसे इसको सस्टेन करेगा या रिटेन करेगा, या कैसे इसको आगे फॉलो करेगा, तो कभी चैलेंज आए इस चीज़ के? मैम ये वाली प्रॉब्लम बहुत आई है। मतलब ये लगा लो काफ़ी बार मैंने ये चीज़ फेस करी है। क्योंकि क्या होता है कि जो मेरी एज के लोग हैं, मतलब 25 से 30 के बीच के लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं बैठ के जब वो डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है, यार भाई आप करोगे क्लोजर। लेकिन फिर जब वो बैठते हैं डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैम ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज के बेस पे चलती है, राइट। यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे पास कोई अगर डिग्री है उसके बेसिस पे मुझे काम मिल रहा है। मेरी जो नॉलेज है, जो मेरा सर्वे है मार्केट को लेके, जो मेरे पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बेस पे कोई मेरे पे ट्रस्ट करेगा। मेरी एज के लोग तो ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उनके फादर आते हैं पिक्चर में तब प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा कि यार तू इससे ले रहा है डील, ये इसको तो पता ही नहीं है, तो मार्केट में अभी बच्चा है। लेकिन कोई बात नहीं, हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ से मैं सीख रहा हूँ मैम। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही बोला है कि जो नॉलेज होती है ना, वो बहुत मैटर करती है क्लोजर में भी। राइट। और जो बड़े लोग, जो मेच्योर इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको भी पहचान तो हो जाती है कि इस बच्चे को ये बच्चा नहीं है, इसको पता है ये कर लेगा, अगर ये इतनी सारी नॉलेज दे रहा है तो। इवन मैम मेरे कुछ क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया भी हैं जो आज भी मेरे से डिस्कशन भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने मेरे साथ किए हैं। और अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो अदर स्टेट से भी काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, पुणे, लखनऊ, इवन बैंगलोर के भी कुछ क्लाइंट्स हैं। अच्छा। और कोऑर्डिनेशन वो करते रहते हैं। रियल एस्टेट में मैम ट्रस्ट ज़्यादा। तो कैसे करते हो आपके ये जो आउटडोर ये जो क्लाइंट हैं, जैसे एनआरआईज आप बता रहे हैं लखनऊ में, तो वो आपसे कैसे रीच आउट करते हैं? मैम एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैं अपनी ये जो नॉलेज है शेयर करता रहता हूँ, कभी कोई प्रोजेक्ट के बारे में, कभी गुड़गांव में कोई अपडेट आ रहा है उसके रिगार्डिंग। सो वहाँ से वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं। अच्छा। फ़ोन नंबर के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, फिर उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम को देखते हैं ना हर्षित, तो एक बहुत बड़ा कहते हैं लोग कि जंक भी बहुत आता है। इवन मैं भी फेस करती हूँ इस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम से जो लीड आते हैं उसमें कितना पोटेंशियल रहता है? मैम देखो, पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कॉलिंग करी है 250-300 कॉलिंग। हाँ, अब उनसे तो बेटर है ना। अब 250-300 कॉलिंग करने के बाद मुझे नहीं पता कि उसमें से 5 क्लाइंट आ रहे हैं, 1 क्लाइंट आ रहा है या 2 आ रहे हैं।
इट्स बेटर कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, नो डाउट जंक भी होती है कहीं ना कहीं, बट वो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो कॉलिंग से फार बेटर है वो। Calling से जंक better है। वगैरह आएगा वो हर जगह पे है मैम, सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जंक आएगा, उसमें से हमें छटाई करनी है बेसिकली कि कौन सा क्लाइंट है और कौन सा टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास भी क्या मैम, उससे भी हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। कभी कोई कस्टमर कुछ क्वेश्चन पूछता है, कभी कुछ पूछता है, सो धीरे धीरे हम ही अपग्रेड हो रहे हैं, मेरा माइंडसेट ये कहता है। इसलिए मैं सारे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं खुद ही उनसे डिस्कशन मुझे करता भी हूँ। ऐसा लगता है हर्षित कि जितना हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई सीखता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई परफेक्ट तो कोई नहीं Right, होता ma'am, कोई भी है, नहीं। हर दिन हर स्टेप पे कोई भी सीख जाता है। Right. फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मैं 25 साल का हूँ, हो सकता है मैं ही आपसे पता नहीं कितनी सारी चीजें सीख जाऊँ, तो लर्निंग का तो मैम यहाँ पर कोई माइलस्टोन ही नहीं है। सीखने की कोई भी एज नहीं होती। Exactly. और जो बंदा इस चीज़ को अपने मन में बिठाएगा ना, वो ही सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आपके अंदर ये आ जाएगा कि यार अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, उस दिन से आपका ग्राफ जो है वो डाउन होता चला जाएगा। अच्छा एक बात और भी है अर्षित, जैसे अभी जनरली हम लोग देख रहे हैं कि जो जेंजीज हैं, जो 20+ के बच्चे हैं, 21, 22, 25, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बाइंग में डिसीजन मेकर भी बन गए हैं। राइट मैम, जब जस्ट बन बिकॉज गए एक फादर साहब है, वो अपने बेटे से डिस्कस करते हैं कि भाई ये लेना है कि नहीं लेना है ना, इस टाइप की भी बहुत सारी आती है। तो जेंजीज का तो एक देखा जाए तो बहुत ही रोल हो गया है। अब टेबल के आप उस तरफ भी हो और इस तरफ भी हो। Right. तो आप मुझे ये बताओ, जो जेंजीज इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उनको क्या देखना चाहिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले? मैम एक्चुअली बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की या कहीं भी, तो 45+ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बायर्स होते थे, कम एज के लोग कम थे मार्केट में। बट अब थोड़ा सा ट्रेंड मैम चेंज हो चुका है। अब 25 से लेके 35 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर एज। तो उनमें क्या है मैम, आजकल आप देखो, पहले के टाइम में 10 साल पहले 50,000 रुपये की अगर किसी की सैलरी थी तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस टाइम पे। आज की डेट में गुड़गांव जैसे शहर में 50,000 रुपये बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हो गया, और इवन कुछ भी नहीं रहा, राइट। और लाख रुपए तक भी लोग कमा रहे हैं बहुत ईजीली। तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि चलो आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्डर ने भी क्या किया, एक फ्लेक्सिबिलिटी लिया है। 10 साल पहले मैम कोई पेमेंट प्लान होता था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, राइट। उस टाइम पे अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपकी पॉकेट में 1 CR का अमाउंट होना चाहिए, लोन एलिजिबल हो आप लोन के लिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। बट आज की डेट में बिल्डर क्या कहता है, पेमेंट प्लान्स ले आया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जितने भी जेंजीज हैं वो इस ऑफर को ग्रैब करते हैं। उनको पता है कि यार 20-25% का अमाउंट देना है, आगे की पेमेंट आएगी साल 2 साल 3 साल बाद, सुपर स्ट्रक्चर पे मेनली होती है। सो हर एक जो जेंजी है वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तरफ सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक डिफाइन करूं जैसे जेंजीज की, तो मतलब कौन सी ऐसी 3 बातें हैं एक जो कि एक सही प्रॉपर्टी को चूज करने में उनको हेल्प होती है? राइट। आई मीन अगेन रिपीट कर देती हूँ कि एक जेंजी को ऐसी कौन सी 3 बातें देखनी चाहिए एक सही प्रॉपर्टी को चूज करने में? मैम देखो, अगर 3 बातों की बात करी जाए यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ है कि आपने किसी और को देख के डिसीजन नहीं लेना। हाँ। कि मेरा बॉस ये परचेज कर रहा है तो मुझे भी परचेज करना है। हाँ। सबसे पहले आपने अपनी पॉकेट देखनी है। बिल्कुल। कि आपकी पॉकेट कहाँ तक जा रही है। लेट सपोज एक 500 रुपये का नोट है मैम, ठीक है, आप सामान लेने जाओगे आपको भी वही सामान मिलेगा, कोई गार्ड लेने जाएगा वो सामान तो उसको भी वही मिलेगा। बट 500 रुपये की वैल्यू उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। क्योंकि उसका घर का राशन आ सकता है, शायद हमारे लिए वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं होगी, राइट। तो वैसे ही रियल एस्टेट में आपने सबसे पहले अपनी पॉकेट देखनी है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। उसके बाद में सेकंड चीज़ का ध्यान रखना है, आपने किसी की भी बात में नहीं आ जाना। हाँ। आजकल ये होता है कि रील देखी, अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी, चल खरीद लेते हैं। आपने प्रॉपर स्टडी करना है उसके बारे में, या फिर आपका कोई कंसल्टेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे। क्योंकि आपका पैसा लग रहा है और वो पैसा लग रहा है जो आपने कमाया भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हर एक बंदा लोन लेता है, मतलब 99% लोग जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोन भी लेते हैं। तो आप अपना वो पैसा लगा रहे हो जो आपने कमाया भी नहीं है, तो आपने सेल्फ स्टडी भी करनी ही करनी है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी हर कोई परचेज कर रहा है, बट पेशेंस नहीं है मैम किसी के अंदर भी। प्रॉपर्टी परचेज करी 6 महीने में सोच लेते हैं कि यार एप्रिसिएशन आएगा निकल जाए, नहीं, ये वो तो मिलेनियल और जेंजी दोनों सोचते हैं। सो मैम ये 3 मेजर पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने।
एंड एक बात और बताओ, जैसे एक मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ कि देखो अभी जैसे जो हमारे फादर साहब थे, जो हमारे दादा परदादा थे, वो जनरली हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़कर जाते थे और वो उन्होंने अपने यंगर एज में किया हुआ था इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अभी इन्वेस्टमेंट करने की कोई एक एज, जब अगर आप वोट देने का अधिकार है आपके पास, अगर आप 18 प्लस हो गए हो तो आप एक सही प्रॉपर्टी भी चूज कर सकते हो, है ना? तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो हमने टेबल के उस तरफ वाली बात तो कर ली, अब आपकी बात आती है। आपका क्या ऐसा रूल है रियल स्टेट में जो आप अप्लाई करते हो अपनी रियल स्टेट में? मैम अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और किसी भी फील्ड में आप हो, आपको रूल बनाना चाहिए कि आपको जिसके हिसाब से काम करना है, राइट? हाँ। तो मेरा रूल है DKPCCC। आपने अच्छा। शायद ये नहीं सुना होगा नहीं। कभी भी, ये मैंने पर्सनली अपने लिए बनाया है। Okay। D फॉर डिसिप्लिन। आप जो भी काम कर रहे हो आपके अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए। उसके बाद K फॉर नॉलेज। मैम नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इस फील्ड में। जैसे कोई पायलट है मैम, वो अपनी हर फ्लाइट से पहले स्टडी करता है, वैसे ही हमें अपनी हर डील से पहले स्टडी भी करना चाहिए। और पढ़ने के लिए आजकल गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो कितना कुछ है पढ़ने के लिए। एक एक महीने में 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनके बारे में पता करना होता है। गवर्नमेंट भी कोई ना कोई स्कीम ले आती है, उसके बारे में पता रहना चाहिए आपको। कैलकुलेशंस चेंज होती जा रही हैं, CA से ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक रियल्टर बनना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं नॉलेज। फिर उसके बाद आता है पेशेंस। P फॉर पेशेंस। DKP पेशेंस बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि हमारी फील्ड में चाहे इन्वेस्टर है चाहे वो ब्रोकर है, पेशेंस नाम की चीज़ किसी के पास भी नहीं है। आज ही चाहिए। आज ही चाहिए, चाहे एप्रिसिएशन हो, चाहे ब्रोकरेज हो, या क्लाइंट हो, या डील क्लोजर हो, वो आज ही चाहिए, वो आज नहीं होने वाली। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। CCC का मतलब क्या है मैम, उसके बाद आ जाते हैं। जब आपके पास डिसिप्लिन है, नॉलेज है, पेशेंस है आपके पास, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होती है। बिल्कुल। ऑब्वियसली तो मैं आपकी देख भी रही हूँ अभी। तो मैम नॉलेज होगी तभी आप कुछ बात कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन, अब आपके पास 4 चीज़ें आ गई। उसके बाद में कम्युनिकेशन अगर आपकी बेटर होगी तो उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं आपसे क्या बात कर पाऊंगा, राइट? बिल्कुल। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, लास्ट स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। होता क्या है ना मैम, हमारी एक डील हो जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, यार एक डील तो हो गई, कर लेंगे, 3 महीने पड़े हैं, अभी कर लेंगे, पैसा आ जाएगा। बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपकी डील हुई है या नहीं हुई है। अगर जिस दिन आप ये सारी चीज़ें, ये मैंने पर्सनली अपनाई है, अगर आप भी करना चाहते हो तो DKPCCC ये वाला रूल अपने लिए भी बनाओ, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो। बिल्कुल, ये बात है। अच्छा अभी आपने डील की बात करी, तो पहली डील कैसे हुई? पहली डील वो थोड़ा सा जानना चाहती हूँ मैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहते हैं कि, क्योंकि पहली डील हो जाना भी एक माइलस्टोन है, अगर वो हो जाए ना तो फिर तो बल्ले बल्ले है। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर मैं रियल एस्टेट की अगर बात करूं पर्टिकुलरली, मेरी जो पहली ब्रोकरेज आई थी वो आई थी रेंटल वाले काम से। मैंने आपको इनिशियली बताया कि रेंटल का मैंने काम शुरू किया था। 5,000 रुपये का मैम वो घर मैंने रेंट पे चढ़ाया था, एक फ्लोर था बेसिकली, और जो उसके ऑनर थे उन्होंने अपने आप मुझे फ़ोन करके 2,000 रुपये दिए। अच्छा। 2018 की ये बात है, और उस टाइम पे मुझे लगा यार ये तो मज़ा आ गया, 2,000 रुपये आए हैं उस टाइम पे। 2018 में कॉलेज गोइंग बच्चा हूँ मैं, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। मैंने उसकी लिस्टिंग करी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो लिस्टिंग भी फ्री की थी, क्योंकि पहली लिस्टिंग फ्री मिलती है हमें। और वहाँ से मेरे पास इतने कस्टमर आए, और मैंने उसी महीने में अप्रॉक्स आप लगा लो 5 से 6 प्रॉपर्टी रेंटल की क्लोज करी, और अप्रॉक्स मैंने अर्निंग अपनी 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम पे कर ली थी। तो मेरे को मज़ा आने लगा। फिर धीरे धीरे जब मैंने बताया कि बिल्डर्स थे कोई, उनके साथ मैंने काम किया, जिनको मैं अपना मेंटर भी बोल रहा हूँ आज, उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो उन्हीं का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट सेल क्लोज करी थी, और वो प्रॉपर्टी 1 CR की थी अप्रॉक्स। और ऑब्वियसली मैं जॉब कर रहा था, बहुत सारा मेरे को कोई ब्रोकरेज उसमें नहीं मिलनी थी, बट स्टिल पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वो डील मैंने क्लोज करी है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। पैसे तो देखो हर इंसान कमा लेता है, लाइफ सबके पास है, लेकिन एक्सपीरियंस कमाना वो बहुत बड़ी चीज़ है। उससे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, चीज़ को गो थ्रू करते हुए लाइव देखना कि ऐसे डील होती है। और डील क्लोज कर ली, और जब मैं घर पे गया मैंने कहा आज मैंने 1 करोड़ की डील क्लोज करी है, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने भी ये नहीं पूछा कि पैसे कितने कमाए कितने नहीं, उन्होंने जो मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उनको उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं बताती हूँ, जब मैंने अपनी पहली डील क्लोज करी थी ना, आई स्टार्ट क्राइंग। अच्छा। जो मेरा बॉस था, मैंने उसको फ़ोन करके मैं रो रही हूँ। एलान टाउन सेंटर बेचा था, ठीक है, एंड मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मतलब मैंने कहा ऐसे हो जाती हैं डीलें, और मैं फ़ोन करके उनको कॉल करके मैंने कहा सर मैंने डील क्लोज कर दी।
और मैंने अपने घर पे फ़ोन कर रही हूँ, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स थी उनको कॉल करा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मुझे उस वक्त 1 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा लगता था कि भाई मतलब आज की 10-20 करोड़ वाली डील और वो 1 करोड़ की डील बराबर है। राइट 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 मैम। अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो आपने बताया, कभी ऐसा हुआ है कि ये सोचा हो कभी कि यार मैंने गलती कर दी रियल एस्टेट में आके, ऐसा हुआ है कभी? मैम इनिशियली तो हर बार ऐसा लगता था कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। हाँ। और जिस अभी हम सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी की मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है प्रॉपर्टी डीलर है इनका लड़का, हाँ। तो वो बहुत नेगेटिव इमेज बन जाती है कहीं ना कहीं। हाँ। ये मैंने भी पर्सनली फेस करी है, बट मुझे अब इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। और रियल एस्टेट मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है रियल एस्टेट में काम करना, चाहे वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना स्टेप वाइज सीखी हैं चीज़ें, कॉलिंग भी करी है, धूप में धक्के भी खाए हैं, उसके बाद में क्लाइंट से और भी 8 मिला साल हूँ। का टाइम बहुत होता है यार। फिर उसके बाद में डील भी कई बार मैच्योर हुई है, कैंसिल भी हुई है, तो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करके देख ली हैं। तो एट प्रेजेंट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियल ये वाला स्टेज आता है, लगता है कि यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया रियल एस्टेट, लेकिन जो वो वाला फेज़ से झेल जाता है अपने आप को, उससे निकल जाता है कहीं ना कहीं, फिर वो स्टेबल होने लगता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो कि मेरा उस वक्त ब्रेक डाउन हुआ था? हाँ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो? स्क्वायर यार्ड मैंने जब छोड़ा मैम, 7-8 महीने का काम मैंने वहाँ किया। उसके बाद में 2-3 महीने मैंने फिर फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम किया। मेरी एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ और डील हो गई वो 7 CR की। अच्छा। 2 प्रोजेक्ट मैंने उनको एक साथ, उनके चेक ले आया था मैं। 7 CR बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज भी अच्छी खासी मिलती, और जिनके साथ भी मैं काम कर रहा था, और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये क्लोजर हो चुका है, बट वो डील दोनों की दोनों कैंसिल हो गई। ओह। 7 CR की डील कैंसिल हो गई। क्यों? रीज़न? उसमें भी मेरी गलती थी मैम। गलती एज इन गलती, वैसे तो चलो क्लाइंट का कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उनको वो जो फंड्स थे वो डाइवर्ट करने थे, इस वजह से उन्होंने कैंसिलेशन लेके आए। अच्छा। मेरी गलती क्या थी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। मेरी 7 करोड़ की डील हो गई, मुझे लगा 24 की उम्र में मैंने 7 करोड़ की डील कर दी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। हाँ। मैं तो सब अचीव कर लूंगा, अब मेरे आगे कोई भी नहीं है। एक कहीं ना कहीं सेल्फ में ऐसा हो जाता है ना कि घमंड आ जाता है कि मैं हूँ, मैं कर लूंगा। तो वो चीज़ बहुत गलत थी, और मैं शुक्र मनाता हूँ कि वो डील कैंसिल हुई, क्योंकि उसके बाद जो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ईगो कभी अपने अंदर नहीं लेके आनी, रियल एस्टेट में डील हो जाए। और उसके बाद जब वो फेज़ बहुत टफ था उस टाइम पे कि 7 करोड़ की डील कैंसिल हो जाना, और उस टाइम पे जॉब भी नहीं थी, एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। बट कहीं ना कहीं थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए भी कि वो हुई, जिसकी वजह से आज मैं जो कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप स्पेशलिटी करते क्या हैं? आपकी स्पेशलिटी क्या है? रेजिडेंशियल करते हैं या कमर्शियल करते हैं या क्या करते हैं? सो बेसिकली मैं रेजिडेंशियल करता हूँ, एंड हाई राइज लो राइज हो गए, जितने भी बिल्डर्स हैं उनके साथ टाई अप करके। इवन प्लॉट्स भी मैं देखता हूँ गुड़गांव में, और ओल्ड गुड़गांव में भी थोड़ा सा अभी लिंक है मेरा, क्योंकि ओल्ड गुड़गांव से मैं हूँ, शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो ओल्ड गुड़गांव में भी कुछ प्लॉट्स वगैरह रहते हैं या घर वगैरह रहते हैं मेरी नॉलेज में, वहाँ भी मैं डील करता हूँ। बट वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अब आने लग गई है। ओल्ड गुड़गांव में क्या है कि हर एक बंदा डीलर है मैम। ये तो हर जगह है। आजकल तो हर घर में डीलर है। वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे उनकी किसी भी चीज़ की शॉप है, वो साइड बाय साइड एज अ प्रॉपर्टी डीलर भी अपने साथ लगाते हैं। बिल्कुल। सो ये प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं अभी रियल एस्टेट फील्ड में भी। ये हमेशा से है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गई है मैम। सबको लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा है इसलिए हम करते हैं। पैसा है नो डाउट, लेकिन जब ये फील्ड तोड़ती है ना किसी को, तो वो भी झेलने के लिए रेडी रहो सब। अच्छा एक बात, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप करते हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेजिडेंशियल बेचना कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज फैमिली मैटर करती है उसमें। ठीक है। अगर कोई कस्टमर क्लाइंट आए हैं तो उनकी बीवी को अगर कोई दरवाज़ा पसंद नहीं आया, वास्तु बहुत आ जाता है, यू नो कुछ भी चीज़ें हैं जो आती हैं रेजिडेंशियल के अंदर जो कि डील ब्रेक नहीं होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कैसे करते हो? मैम देखो, तरीका आना चाहिए हर चीज़ में। क्या है, जैसे रीसेल में मैं ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करता हूँ, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में ही ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा हूँ, बट स्टिल रीसेल भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। जो भी मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको अगर ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि रेडी टू मूव इन में उनको शिफ्ट होना है, सो वो डील्स भी मैं करता हूँ कहीं ना कहीं। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि एक बार क्लाइंट आता है, रीसेल वाले क्लाइंट में क्या होता है ना मैम, इन्वेस्टर को समझाना ईजी है। रीसेल वाले में क्या होता है, डिसीजन मेकर वो भी हैं, उनकी वाइफ भी है, उनके पापा भी हैं, फिर उनकी वाइफ के फादर और मदर भी हैं, तो सारे डिसीजन मेकर होते हैं कहीं ना कहीं। अब आपने एक पॉइंट रखा कि दरवाज़ा ऐसे है, ऐसा नहीं है।
अब हमें उनको ये दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी अगर वो परचेज करते हैं, क्या वो दरवाज़ा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो प्रॉपर्टी उनको ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रही है कि उससे ज़्यादा वैल्यू, जो ज़्यादा वैल्यूएबल हो। दरवाजे पे छोड़ जाते हैं लोग, नहीं मैम, दरवाजे पे छोड़ जाते हैं भाई। मैम वही है, फिर हमें कन्विंस करना पड़ता है उनको, हाँ, दिखाना पड़ता है वो कि बात अलग है, दरवाजे- कन्विंस करना पड़ता है। हाँ वो करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारी जो पॉकेट अलाउ कर रही है उसी हिसाब से हम प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, राइट। अगर मेरे पास 10 करोड़ का अमाउंट है, मैं कहूँ मेरे को 50 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। 10 करोड़ में 4-5 ऑप्शन हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर उसमें जो सबसे बढ़िया लगेगा उसमें हम जाएंगे। तो रेडी टू मूव बेचना आसान है या अंडर कंस्ट्रक्शन? ऑब्वियसली मैम अंडर कंस्ट्रक्शन आसान है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे Far better है। कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं प्रॉपर्टी को। रेडी टू मूव इन में उनका एक इमोशन जुड़ जाता है कि मेरे को इस प्रॉपर्टी में रहना है, तो वो ये देखते हैं कि मेरे बच्चे का स्कूल कहाँ पे है, मेरा ऑफिस कितनी दूर है, मैं अपने बेटे के लिए रूम का बनाऊंगा, मेरे पेरेंट्स का रूम कहाँ पे होगा। तो कहीं ना कहीं रेडी टू मूव इन में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं आती। अंडर कंस्ट्रक्शन में कैलकुलेशंस आती हैं जो हमें Calculations आ समझानी जाती होती हैं, है। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसे आपने बातें बताई हैं मुझे कि आप कन्विंस कर लेते हो। अब मुद्दे पे बात पे आते हैं, बहुत ही मेन मुद्दा हाँ जी। जिस पे जनरली डील कट भी जाती हैं, डिस्काउंट पे। जब आप क्लोजर पे बैठते हो तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्लोजर आप खुद करते हैं किसी की हेल्प से नहीं, करते खुद ही हैं? करता हूँ मैम, आप खुद present मैं खुद करते हैं, करता हूँ। ठीक है। तो जब आप क्लोजर करते हैं, और आजकल तो अगर फॉर एग्जांपल 5% मिलता है तो आप कितना ऑफर करते हो, क्या कहते हो उसे क्लोजर करने के लिए? क्योंकि जनरली क्लाइंट कहते हैं कि जी मुझे इतना तो बाहर से मिल रहा है, आप क्या ऑफर कर रहे हो? सो मैम इससे रिलेटेड एक किस्सा आपको बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक बिल्डर की साइट पे गया, और आगे मैं था अपनी कार में, क्लाइंट भी अपनी कार में थे। सो आपको पता है आजकल जो एक्टिविटी होती है रियल एस्टेट में कि गाड़ी के नंबर से निकाल लिया फ़ोन नंबर और सर इतना % डिस्काउंट ले लो, इतना ले लो। बिल्कुल। मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है, प्रोजेक्ट भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, और वो फाइनलाइज करने के मूड में है। हाँ।